गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। देखिए बेटा, हम संस्कृत का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे। आपकी जो रुचिरा वाली बुक है उसका सेकंड चैप्टर था बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, यानी मैंने कभी भी जीवन में बिल अर्थात गुफा की आवाज नहीं सुनी है। इसका मैंने आपको सारे शब्दार्थ और सारा हिंदी अनुवाद पिछली क्लास में समझाया था। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, आप लोगों ने रिपीट किए मैंने जो बताए थे, किए थे क्या मेरी क्लास होने के बाद में? कॉपीज बनाई आप लोगों ने संस्कृत की? हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना बेटा? क्या हो गया? कुछ नहीं। तो फिर इतना शोर क्यों? आपने कॉपी बनाई, क्वेश्चन आंसर किए थे क्या? हाँ मैम। ठीक है, कितने क्वेश्चन आए समझ में, कितने किए आप लोगों ने? मैंने तो पूरा कर लिया। पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया? हाँ, योग्यता सारी कर लिए। वेरी गुड। चलो आप आंसर बताना, मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए थे, बताना आगे कैसे किया। 5 क्वेश्चन समझाए थे मैंने आपको, है ना? उस दिन 5 ही क्वेश्चन हो पाए थे ना निर्देश के अनुसार जो दिए हुए थे। जैसे 5वां था घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखो, तो पहला वाक्य कौन सा लिखा? बोलो, जवाब दो बेटा, आंसर करो। पहले नंबर पे कौन सा वाक्य आया? गे परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थ हो जाते। दूसरे पे आया सिंह एकाम महति गुहाम अपश्यत। तीसरा वाक्य आपका फर्स्ट नंबर वाला, गुहाया स्वामी दधिपुछ नाम श्रगाल समागच्छत ये। फिर चौथे नंबर पे लास्ट वाला, गुहायाम कोयपि अस्ति इति श्रगाल से विचारे ये। फिर 5वां दूरस्थ श्रगाल एवं रवम कर्तुम आरब्ध। छठा आपका आ गया सिंह श्रगाल से आवाना में करोत। और लास्ट आपका दूरम पलाय माने श्रगालय श्लोकम है पठत। ये आपकी हो गई घटनाक्रम के अनुसार पूरी कहानी सेट। ठीक है, उसके अनुसार हमने वाक्य सेट कर दिए। अब छठा क्वेश्चन है इसका, देखिए यथा निर्देशम उत्तरत, यानी जैसा आपको निर्देश दिया है ना उस निर्देश के अनुसार उत्तर दो। यथा मतलब जैसे, निर्देशम यानी निर्देश के अनुसार, उत्तरतः उत्तर दो। पहला क्वेश्चन है एकाम महती गुहाम दृष्टवा स चिंतियत, एक बड़ी गुफा को देखकर उसने विचार किया। अस्मिन वाक्ये कति विशेषण पदानी संख्याया स पदानी अपि लिखत। बताओ कितने विशेषण शब्द हैं, आंसर दो। ये अपना माइक किसने ऑन कर रखा है बेटा? घर से बहुत शोर आ रहा है आपके। एकाम महती गुहाम दृष्टवा, ठीक है, इसमें क्या है, कितने विशेषण पद हैं? 2 विशेषण पद बताए थे मैंने आपको, संख्या लिख दी 2। अत्र द्वे विशेषण पदानी, और दोनों विशेषण पद क्या है? एकाम और महती, ये दोनों विशेषण पद लिख दिए। सेकंड है तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, अत्र अहम इति पद कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ अहम शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो अहम कौन है यहाँ? तद अहम अस्य आह्वानम करोमि, तो मैं इसका आह्वान करता हूँ। यहाँ अहम शब्द है सिंह के लिए, सिंह ने कहा था कि तो मैं इसका आह्वान करता हूं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? अत्र अहम इति पदम सिंहस्मयी प्रयुक्तम, ऐसे लिखेंगे। तीसरा है यदि त्वम माम न आवेसी, तुम यदि मेरा आह्वान नहीं करते हो। अस्मिन वाक्य कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है यहाँ? माम। ये बात किसने कही? यदि तुम मेरा आह्वान नहीं करते हो, तो यहाँ माम क्या हो गया? कर्ता पद हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा,
सिंह पद पद्धति गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते, शेर के पैरों के चिन्ह गुहा में प्रवेश होते हुए दिखाई देते हैं। अस्मिन वाक्य क्रियापदम किम, क्रिया रूप क्या होता है? धातु को ही क्रिया कहा जाता है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है। तो यहाँ दृश्यते क्या है? क्रियापद है। तो ऐसे कैसे आंसर में लिख देंगे दृश्यते। लास्ट है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा, अस्मिन वाक्य अव्यय पदम किम, यहाँ पर अव्यय शब्द क्या है? अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग वचन विभक्ति के अनुसार परिवर्तन नहीं होते हैं, जैसे हैं उसी मूल रूप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो वने अत्र में जो अत्र है वो अत्र क्या है? यहाँ अत्र मीन्स यहाँ जो शब्द है अत्र, वो शब्द क्या है? अव्यय पद है। अब देखिए ऊपर हमारे पास सारणी है, सारणी के अनुसार हमें क्या करना है? खाली स्थान भरने हैं और उसके अनुसार हमारी एक कहानी कंप्लीट करनी है। एकस्मिन वने व्याधे जालम विस्तृय स्थित है। एकस्मिन वने क्या आएगा? कश्चन व्याध है। एकस्मिन वने कश्चन व्याध है, कोई व्याध यानी शिकारी, जालम विस्तृय जाल फैलाकर, फिर क्या आएगा? दूरे स्थित है, दूर स्थित हो जाता है यानी छुप जाता है। क्रमशः क्रम पूर्वक आकाशात से परिवार है कपोत राज है, आकाश से परिवार के सहित कबूतरों का राजा सहसा आगच्छत, अचानक आ गया। फिर क्या होगा? सहसा आ गया के बाद में अचानक वहां आ गया। कपोता तंडुलान है पश्चन, नीचे ही। चौथे नंबर पे क्या आएगा? कपोता से पहले नीचे ही, यानी नीचे क्या हुआ? कबूतरों ने चावल के कण देखे, तेशाम लोभ हो जाते हैं। फिर क्या होगा? तदा तब, तेशाम उनमें लोभ हो जाता है, लोभ आ गया। परम राजा सहमत न आसीत, लेकिन राजा उनकी बात से सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उनकी योजना थी। अत्र वने, यदि वने कोई भी मनुष्य न अस्ति, यदि आएगा कि यदि वन में कोई मनुष्य नहीं है। कुते तंडुला नाम संभव है, तो चावल के कण कैसे संभव हुए? राज्य उपदेश में अस्वीकृत है, तदा तब राजा के उपदेश को अस्वीकार करके कपोता तंडुलान खादितुम, कबूतर चावलों के कणों को खाने के लिए प्रवृत्त हुए और जाल में तरही तो निपतिता, गिर गए। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है सहसा विदधीत न क्रियाम, कि बिना विचारे कार्य नहीं करना चाहिए। आ गया समझ में? इस तरह से आपकी पूरी कहानी कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए इसके आगे है बेटा आपका योग्यता विस्तार। योग्यता विस्तार में क्या है? कुछ व्याकरण से संबंधित नियम दिए हैं और कुछ आपके पाठ से संबंधित ग्रंथ का जो भी परिचय है, जिसने ये लेसन लिखा। हमारे पास जो कहानी है वो क्या है? पशु पक्षियों पर आधारित कहानी है, ठीक है। पशु पक्षियों पर आधारित कहानियां किसमें है? एक तो अपने पंचतंत्र में है और दूसरा किसमें है? हितोपदेश में है। तो यहाँ हमारे पास क्या है? पंचतंत्र से ली हुई कुछ कहानियां हैं, उन कहानियों के संग्रह में से आपके पास एक कहानियां दी गई है। ग्रंथ परिचय का मतलब क्या हुआ? जिस ग्रंथ से ये आपकी कहानी ली गई है उसके राइटर और उस ग्रंथ से संबंधित कुछ तथ्य इसमें आपको दिए गए हैं। पहला क्या है? विष्णु शर्मा ने राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्रों को कुशल राजनीतिज्ञ बनाने के उद्देश्य से, यानी ये पंचतंत्र जो आपका ग्रंथ है ये किस उद्देश्य से लिखा गया उसके विषय में यहाँ विस्तार से बताया गया है। देखिए पंचतंत्र से आपकी ये कहानी ली गई है। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। और विष्णु शर्मा ने ये ग्रंथ किस लिए रचा? राजा अमर शक्ति के मूर्ख पुत्र थे, उन मूर्ख पुत्रों को राजनीति में कुशल बनाने के लिए कथाओं के संकलन के रूप में पंचतंत्र ग्रंथ की रचना की थी। इसमें जो ग्रंथ है ये पंचतंत्र, इसके कितने भाग हैं? पहला मित्र भेद, सेकंड मित्र संप्राप्ति, तीसरा काकोलुकियम, चौथा लब्ध प्राणाश और अपरीक्षित कारक। ये क्या है? 5 खंड हैं इसके। किसके हैं 5 खंड? पंचतंत्र के 5 खंड है इस ग्रंथ के।
और इन 5 खंडों में पशु पक्षियों पर आधारित कथाएं दी गई है। और इन कथाओं के माध्यम से जो विष्णु शर्मा है उन्होंने राजा अमर शक्ति के पुत्रों को राजनीति की, सामाजिक जीवन की, ठीक है, नीतिगत जितनी भी शिक्षाएं हैं वो सारी शिक्षाएं उन्हें दी, उन्हें समझाया और विद्वान बनाया। इन खंडों में कुल 70 कथाएं हैं और 900 श्लोक हैं। यानी संस्कृत में सारी कथाएं हैं और हर कथा में कहीं ना कहीं बीच बीच में 2-3 श्लोक डाले गए हैं। तो सारी 70 कथाओं के मिलाकर 900 श्लोक हो गए। श्लोकों में प्राय तर्कपूर्ण नीति श्लोक प्रयुक्त हैं, यानी तर्क पर आधारित श्लोक दिए गए हैं। पंचतंत्र का अनुवाद 4th शताब्दी के यानी 4th शताब्दी के आसपास ईरान की पहलवी भाषा में हुआ था। ईरान की एक भाषा है पहलवी, उसमें इसका क्या हुआ था, ट्रांसलेशन हुआ था। इसी के आधार पर विदेशी भाषाओं में भी अनेक अनुवाद इसके मिलते हैं। काकोलुकियम पंचतंत्र का तीसरा तंत्र है। हमने जो कहानी पढ़ी बेटा वो किससे है, पंचतंत्र से, लेकिन पंचतंत्र के भी कौन से तंत्र से है, काकोलुकियम तंत्र से। काकोलुकियम तीसरा तंत्र है इसका, यानी तीसरा भाग है पंचतंत्र का। और इसका नाम काक और उलूक की मुख्य कथा के कारण पड़ा। काकोलुकियम क्यों पड़ा, कव्वे की और उल्लू की। काक मीन्स कौवा और उलूक मीन्स उल्लू। इनकी एक कथा थी, वो कथा बहुत प्रसिद्ध थी और उस प्रसिद्ध कथा के कारण इस तंत्र का नाम काकोलुकियम पड़ा। अब देखिए व्याकरण से संबंधित कुछ नियम आपके इसमें हैं। देखिए अव्यय शब्द क्या होते हैं, अव्यय शब्दों के बारे में यहाँ बताया गया है नीचे। संस्कृत में 2 प्रकार के शब्द होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी मतलब ऐसे शब्द जो परिवर्तित हो जाते हैं, किसके आधार पर, लिंग, कारक, वचन, इनके आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे बालक से बालिका, ये शब्द बदल गया लिंग के आधार पर, ठीक है। एक बालक और अनेक बालक, बालक है बालकऊ, बालकाहा, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के आधार पर। तो जो शब्द या जो पद वचन, लिंग और विभक्ति कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं वो विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जो इनके आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, अपने मूल रूप में स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो विकारी शब्द तो परिवर्तनशील हो गए, यानी रूप बदल जाते हैं। कैसे बदल जाते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के आधार पर। ये सारे शब्द क्या है, विकारी है। संज्ञा विकारी है, सर्वनाम है, विशेषण है और क्रिया है। ये लिंग, वचन, विभक्ति के अनुसार बदल जाते हैं, तो ये विकारी शब्द हैं। और अविकारी है अव्यय शब्द, ठीक है, ऐसे शब्द जो इन आधार पर नहीं बदलते हैं, इनके रूप कभी नहीं बदलते हैं, तो ये हो गए विकारी। इन अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहा जाता है। जैसे अत्र मीन्स यहाँ, अपि मीन्स भी, च मीन्स और। हम इनका प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, एक वचन के साथ भी कर सकते हैं, द्विवचन के साथ भी कर सकते हैं और बहुवचन के साथ भी इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। ये अपना रूप नहीं बदलते हैं। जैसे मैं कहूं एक बालक अपि तत्र गच्छति, एक बालक भी वहां जाता है। और अगर उसी अपि का मैं कर लूं, द्वौ बालकौ अपि तत्र गच्छत, तो अपि रहेगा, अपि फिर भी नहीं बदलेगा, न तो वचन के साथ बदलेगा न लिंग के साथ। एक बालिका वहां जाती है या एक बालक वहां जाता है, बालिका और बालक स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, लिंग के आधार पर बदले, लेकिन अपि फिर भी अपि रहेगा, ठीक है। राम और श्याम जाते हैं, सीता और गीता जाते हैं, और तो और ही रहेगा, च मीन्स और, लेकिन और ही रहेगा, उसका रूप नहीं बदलेगा। तो ये क्या है, अविकारी यानी अव्यय शब्द है। तो इस प्रकार से आपके इस लेसन में कई प्रकार के अव्यय शब्दों का यहाँ प्रयोग दिखाया गया है। देखिए जैसे आगे बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं आपकी बुक में। अत्र मीन्स यहाँ, अधुना, अब, अपि भी। अब अव्यों के भी रूढ़ और यौगिक 2 रूप मिलते हैं। रूढ़ अव्यों के खंड नहीं होते हैं और च, अपि, वा, खलु, तू, न इत्यादि ये क्या है, रूढ़। और यौगिक अव्यों के खंड हो जाते हैं, यानी रूढ़ के तो खंड नहीं होते और यौगिक के खंड हो जाते हैं। यानी जो अव्यय हैं, अव्यों के 2 भेद बताए, पहला भेद रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक। और जब आप जैसे जैसे आगे बड़ी क्लास में जाओगे वैसे तीसरा और भेद पढ़ने को मिलता है, यौगिक रूढ़, है ना। तीसरा और रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तीसरा होता है योग रूढ़। रूढ़ में क्या होता है, अव्यों के खंड नहीं होते, ठीक है, खंड नहीं होते। जैसे च है तो इसका और क्या खंड करेंगे आप, अपी का ए अलग कर दो और पी अलग कर दो। अलग यदि कर देते हैं तो दोनों का कोई विशेष अर्थ भी नहीं निकलेगा, निरर्थक हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अपना
मिलाने पर पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। और यौगिक का मतलब क्या होता है, दो अलग अलग वर्णों और शब्दों से मिलकर बनते हैं और दोनों का ही अपना विशेष अर्थ भी होता है, सही सार्थक अर्थ भी होता है। ठीक है, ये कृत से बने अव्यय हैं, तद्धित समास के रूप में होते हैं, यानी कृदंत होते हैं। और तद्धित समास दो तरह के बताए थे मैंने आपको, प्रत्यय, तो तद्धित और तद्धित या समास जो शब्द हैं हमारे पास, उन शब्दों के रूप में ये बनते हैं। अब कृत प्रत्यय के अनुसार ये क्या है, अव्यय है। जैसे गत्वा तो त्वा प्रत्यय लग गया, गंतुम तो तुमुन प्रत्यय लग गया। ये क्या है, दोनों ही गत्वा और गंतुम दोनों में अलग अलग प्रत्यय हैं। गत्वा में कत्वा प्रत्यय है और गंतुम में तुमुन प्रत्यय है। ऐसे शब्द या ऐसे प्रत्यय जो क्या होते हैं, धातु रूपों के साथ लगते हैं, वो कृतंत कहलाते हैं, कृत प्रत्यय। और तद्धित कौन से कहलाते हैं, जो शब्द रूपों के साथ लगते हैं, वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जब मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगी तो ये सब चीजें अलग अलग और दोबारा से समझाऊंगी। अभी केवल आपको इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि आपके लेसन के बाद में ये टॉपिक आया है और ये टॉपिक आपको व्याकरण में करना होता है, हर बार मैं करवाती हूँ, तो आप इसको अपने व्याकरण में करेंगे और इसीलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ। जब हम व्याकरण की बुक पढ़ेंगे संस्कृत की, तब दोबारा से अलग अलग सारे टॉपिक आएंगे आपके पास ये। ठीक है, तो सर्वथा, एकदा, तत्र, इत्थम, कथम, ये सारे क्या है बेटा, अव्यय शब्द हैं। अत्र, अधुना, अपि। देखो अत्र मीन्स यहाँ, अधुना मतलब अब या आज, अपि मीन्स भी, एकदा एक बार, तत्र मीन्स वहां, इत्थम इस प्रकार, कथम कैसे। बीच में ऊपर दिए च, च का मतलब और, अपि मीन्स भी, वा अथवा, तू तो, खलु निश्चित रूप से, और न नहीं। आ गया इतना। प्रस्तुत पाठ में कदाचित, इतस्ततः, न, दृष्ट्वा, नूनम, अपि, तर्हि, अत्र, एव, भूत्वा, इति, च, बहि, अहो, एवं, विचिन्त्य, सह, तदा, यदि, अथ, श्रुत्वा, सदा, परंतु, प्रविश्य, सहसा, कदापि, ये इतने सारे अव्यय इस लेसन में आए हैं आपके पास। ठीक है, तो इनकी अलग अलग कैटेगरी मैंने आपको बता दी। कुछ क्या है तद्धित है, कुछ सामासिक हैं, कुछ क्या है कृत प्रत्ययों से बने हुए हैं। इस तरह से कई तरह के अव्यय हैं। मैं इनके अर्थ बता देती हूँ, यदि आप पेंसिल से लिखना चाहें अपनी बुक में लिख सकते हैं, वैसे आपकी व्याकरण वाली बुक में भी दिए हुए हैं ये। इतस्ततः, इधर उधर, न नहीं, दृष्टवा, ये दृश धातु कत्वा प्रत्यय से बना है, दृष्टवा यानी देखकर, नूनम निश्चित रूप से, अपि भी, अपि के बाद क्या है, तरही, तरही मतलब तो, अत्र यहाँ, एव, एव मीन्स होता है ही। अब अत्र में यदि एव मिल जाता है तो अत्रेव, यहाँ पर ही, ये रूप बनता है। भूतवा होकर, इति ऐसा, च और, बही बाहर, अहो अरे, आश्चर्यजनक है ये। ठीक है ना। एवं इस प्रकार, विचिन्त्य विचार करके या सोचकर, सह साथ, तदा तब, यदि, यदि का यदि होता है कि या तो, जिसे हम बोलते हैं। फिर है अथ, अथ यानी इसके बाद, श्रुत्वा सुनकर, सदा हमेशा, परंतु लेकिन, प्रविषय प्रवेश करके, प्र प्लस विश प्लस ल्यप, तीन से बनाइए। प्र क्या है, उपसर्ग, विश क्या है, धातु, और ल्यप क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो तीन से मिलके बना प्रविष्य यानी प्रवेश करके। सहसा अचानक, कदापि, कदा और अपि से बना, संधि के अनुसार चला। कदा मीन्स कब और अपि मीन्स भी, ये क्या है, अव्यय है। तो ये सारे अव्यय बेटा आपके किस में आए हैं, इस लेसन में आए हैं, जो अलग करके आपको बता दिए गए। तो अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इस लेसन में से यदि आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो बताओ, ताकि मैं आपको कोई यदि समस्या है तो वो दूर कर दूं। है बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम? यहां तक सारा काम आपकी कॉपी में क्या हुआ होना चाहिए, योग्यता विस्तार व्याकरण वाली कॉपी में करेंगे अलग से आप, क्योंकि हर लेसन के बाद में एक व्याकरण का टॉपिक है जो मैं आपको अलग से भी करवाऊंगी और वो आपको संस्कृत व्याकरण की कॉपी में करना है। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट में हम थर्ड लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया।